और राम राज्य में एक लक्ष्मण यहाँ खड़ा होकर पूछ रहा है कि वंचितों और शोषितों की दंगाई रथ के सामने खड़े हो जाएं, और रथ अगर इस देश के चुने हुए मुसलमान सांसद को कटुआ, मुल्ला और आतंकवाद सपने दिखाए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, सपने दिखाए गए थे कि 15 लाख। जब जिल्ले लाई कह रहा हूं तो समझ तो रहे थे किसको कह रहा है, क्योंकि वैचारिक मंच पर नाम नहीं लिया जाता, बहुत हल्के। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जिस वक्त देश में धर्म का काम करने वाले राजनीति कर रहे हैं और राजनीति का काम करने वाले धार्मिक काम में लगे, ऐसे वक्त में 3 आइकॉन जो पूरे बहुजन आंदोलन की हैं, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और अवंतीबाई लोधी, उन्हें याद कर रहे हैं उस वक्त जिस वक्त इस देश में मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा हो और जिल्ले इलाही खामोश हो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया जा रहा हो, उन्हें फूल माला से स्वागत किया जा रहा हो, और जब सुप्रीम कोर्ट इस पर लताड़ लगाए तो कहा जा रहा हो कि वो फरार है। ऐसे वक्त में हम उन आइकॉन को याद कर रहे हैं जिन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया के जरिए ऐसा भारत बनाया जिसमें कम से कम ऐसे दृश्य नहीं होने चाहिए। मगर अफसोस कि हम सावित्रीबाई फुले के सपनों का भारत अभी नहीं बना। अवंतीबाई लोधी वीरांगना रही, फातिमा शेख और सावित्रीबाई को याद करना दिल्ली विश्वविद्यालय से निष्कासित ठेके पर प्रोफेसर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे जो मैं महसूस कर रहा हूं वो शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। जब हमने इनकी बात की, उस कलम और किताब को बचाने के लिए अपनी कक्षाओं से बाहर निकलकर नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, सच को सच और गलत को गलत कहना जिस तालीम का मकसद होता है। शिक्षा का मतलब केवल डिग्रियों का कागज का पन्ना नहीं, वो एक चेतना है, वो एक वैज्ञानिक चेतना, नागरिक बोध की चेतना। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख डिग्रियों के देने के कारखाने नहीं खोल रहे थे, वो समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा की ज्योति जलाना चाहते। और आज जहां हम खड़े हैं, मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे ही साथ के आंदोलनों की साथी, वैचारिक साथी डॉक्टर रितु, मुझे तो प्रक्रिया का पालन करके निकाल दिया ताकि बोलना न पड़े कि क्यों निकाला है। उन्हें तो साजिश करके निकाल दिया। जिन बच्चों से कंप्लेन कराई थी डॉक्टर रितु के खिलाफ, जांच में पता चला कि वो बच्चे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है। नाम फर्जी, रोल नंबर फर्जी और जातिगत अपमान के साथ उन्हें निकाला। दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल हो गई है और जिस प्रिंसिपल को जेल में होना चाहिए वो दिल्ली विश्वविद्यालय एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, अपने अपने राम उस कार्यक्रम में वाइस चांसलर के साथ बैठ करके राम राज्य का स्वागत कर रहे। और आज डॉक्टर रितु अपने न्याय के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे। ये है अमृतकाल के विश्वविद्यालयों का हाल। अमृतकाल के विश्वविद्यालय अब एक तरफ राम राज्य है ना, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, गाने बज रहे। और आज ही जिल्ले इलाही का एक भाषण हुआ। मैं जब जिल्ले इलाही कह रहा हूं तो समझ तो रहे थे किसको कह रहा है, क्योंकि वैचारिक मंच पर नाम नहीं लिया जाता बहुत हल्के लोगों का, या नाम सावित्रीबाई फुले का लिया। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों तक वो टेंट में थे तो उन्हें बहुत पीड़ा है, काश बचपन में मैं भी ऐसे टेंट के घर में रह पाता। शायद उन्हें नहीं दिखता कि आज भी देश की बहुसंख्यक वंचित शोषित जमात के लोग टेंट जैसे झोपड़ी के घर में रह रहे हैं जिनमें अभी कोई उजाला नहीं पहुंचा है। और उनकी हकमारी इतनी ज्यादा हुई है कि वही जिल्ले इलाही घोषणा करता है
कि 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलता है। यह है अमृतकाल का भारत। सपने दिखाए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, सपने दिखाए गए थे कि 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, सपने दिखाए गए थे कि 100 स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव बनेंगे, सपने दिखाए गए थे कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और हकीकत ये है कि अब चुने हुए नेताओं का काम अब रह गया है कि धार्मिक स्थलों का उद्घाटन करें। आज का सबसे बड़ा एजेंडा इस देश का क्या है कि मंदिर बन गया और वहीं बन गया, राम राज्य आ गया। राम राज्य में एक लक्ष्मण यहां खड़ा होकर पूछ रहा है कि वंचितों और शोषितों की जगह। ये विडंबना और विरोधाभास है। हम जानते हैं कि राम राज लोकतंत्र नहीं था। हम चाहते हैं कि इस देश में कोई राज हो तो वो संविधान का राज हो और दूसरा कोई राज नहीं। उस संविधान ने सबको बराबर का हक दिया। उस संविधान ने यह हक दिया कि जिसे मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने वाले, मंदिर में आस्था रखने वाले मंदिर बनाए और उसका कार्यक्रम करें, मस्जिद बनाने वाले उसका काम करें, चर्च और गुरुद्वारे वाले अपने धर्म का प्रचार करें। ये संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन जनता का वोट लेकर के सत्ता पाने वाले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बनाए, इसके लिए भारत का संविधान लिखा गया। और वो लोग केवल धार्मिक काम कर रहे हैं और उनकी बिकी हुई मीडिया दिल्ली विश्वविद्यालय के इन प्रोफेसरों के किस्से को नहीं कहेगी कि एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आज किस स्थिति में खड़े हो। और आज ओबीसी महासभा का कार्यक्रम है। जिस व्यक्ति ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कभी अपनी जाति नहीं बताई, और जब उसे प्रधानमंत्री बनना हुआ तो उसने कहा कि मैं ओबीसी मां का बेटा। और जब 2019 आया तो उसने कहा कि मैं तो अति पिछड़ी मां का बेटा। और जब इस देश के लोगों ने कहा कि आप ओबीसी हो तो एक अच्छा काम करा लो, इतिहास में तुम भी अमर हो जाओ, कि जाति जनगणना करा लो, अचानक बोला कि जाति तो होती ही नहीं। ये है इस देश की हकीकत। और अपने आप वो समझ में आ गया। और मैं तो, क्योंकि विषय महिलाओं से जुड़ा हुआ है और हम जानते हैं कि जिस महिला आरक्षण की बात होती, इस देश में अपमान किया गया, इसलिए जातियां जिंदा हैं और अब सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहती। इसी देश में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, चुने हुए मुख्यमंत्री थे, राम नरेश यादव चुने हुए मुख्यमंत्री थे, तो यहां से गाली इन्हीं दिल्ली के गलियारों से चली करती थी कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बना हुए कर्पूरी और भैंस शराबर राम नरेश। वो इतिहास इसी देश का है और बहुत पुराना नहीं है, 30-40 साल 50 साल हुआ। बीपी मंडल साहब के विरासत के सूरज मंडल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो बार बार इतिहास इस देश के ओबीसी लोगों को बताने की जरूरत है। वो तो जमींदार परिवार के थे, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत सक्षम थे। और जब बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री थे और गंगा में आग लग गई तो बिहार के सदन में खड़े होकर एक आदमी ने कहा कि शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। बीपी मंडल साहब ने कहा कि देखो, हम तो मुख्यमंत्री बने हैं, गंगा में आग लगी है वो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हमारे यहाँ होने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसे हमें और भड़काना है ताकि बराबर का समाज बनाया जाए। आज उसी बिहार, उसी इतिहास को याद करते हुए जब कोटा विदिन कोटा की मांग की गई, क्योंकि विषय है महिला आरक्षण का, नई संसद बनाई गई, नया भारत बनाने का ख्वाब दिखाया गया। सुबह ही दिल्ली लाई ने यह भाषण दिया कि यहां बैठकर यह तय हो जाएगा कि भाषा आपकी बताएगी कि कौन विपक्ष में बैठेगा कौन पक्ष में बैठेगा, और शाम तक उन्हीं का सांसद, देश के चुने हुए मुसलमान सांसद को कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी कहता है। ये नई संसद के पहले दिन की घटना है। उस जगह पर आज आप सम्मान और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वंचित शोषित सबकी बात करते हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को उनके पिता ने जब घर से निकाला कि स्कूल खोलना और बच्चों को शिक्षा देना धर्म विरोधी काम है इसलिए घर से निकल जाओ, अपना घर का आंगन खोल दिया था। उसका नाम था उस्मान शेख और उनकी बहन थी फातिमा शेख। उन दोनों ने मिलकर के शिक्षा की ज्योति जलाई। ये है सोशल जस्टिस का आइडिया। सब मिलकर के वो कलम और किताब का भारत बनाना चाहते। उस नई संसद में खड़े होकर पहला कानून पेश किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
और ऐसा नाम दे करके जब मांग हुई कि कोटा विदिन कोटा उसमें होना चाहिए, एक दौर था। और ये आखिरी बात है क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। एक दौर था, हमारे नेताओं में ये साहस हुआ करता था कि दंगाई रथ के सामने खड़े हो जाएं और रथ अगर न रुके तो रथ चलाने वाले को जेल में डाल दे। ये साहस हमारे नेताओं में एक जमाने में हुआ। हमारे नेताओं में एक जमाने में यह साहस था कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ने कानून की रक्षा की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, तो कोई दंगाई भीड़ अगर किसी पर हमला करने जा रही हो तो उसको रोकने के लिए, कानून और संविधान को बचाने के लिए अगर गोली चलानी पड़े तो भी चलाने का साहस था। और इन रथ रोकने वाले और गोली चलाने वाले को कभी जेल नहीं हुई। और जो दूसरे मुख्यमंत्री बने वो ओबीसी समाज के थे और उन्होंने शपथ पत्र दिया था संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हम विवादित ढांचे पर कोई भी कुछ भी होने नहीं देंगे, और उनके रहते वो हुआ। उन्हें एक दिन की जेल भी होनी पड़ी।